नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। लखनऊ से लेकर राजधानी शिमला तक जो विपक्षी दल हैं या सत्ता दल हैं, नेता हैं, उनकी अंतरात्मा जाग गई है। अंतरात्मा की आवाज पर वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा के साथ चले गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी में सनातन का अपमान हो रहा था, राम का अपमान हो रहा था, इसलिए हम छोड़ गए। और वो लगातार प्रहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। ये भी अंतरात्मा की आवाज है। और विपक्ष के लिए उत्तर भारत में हिंदी भाषी बेल्ट में एकमात्र राज्य जो बचा है वो हिमाचल प्रदेश है। वहां पर कांग्रेस के अंदर ही अंतरात्मा जाग गई और इतना जागी इन कांग्रेसियों की अंतरात्मा की जो जागृत होने का क्रम है वो इस तरह जागी कि कांग्रेस की सरकार ही वहां खतरे में पड़ गई। हालांकि बजट सत्र पूरा हो गया है। फिलहाल 90 दिनों के लिए संकट खत्म हो गया है, क्योंकि वहां का विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी 90 दिनों तक अब दोबारा वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। यानी 90 दिनों बाद ही बीजेपी कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट के लिए बाध्य कर सकती है। तो कांग्रेस की सरकार का संकट जो राज्यसभा चुनाव सीट हारने के बाद उपजा था वो तो अब फिलहाल टल गया है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को लेकर जो कांग्रेस के अंदर ऊधम मची हुई है वो अपने आप में पार्टी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय पूरे उत्तर भारत में गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी के एमएलए टूटकर भाजपा में जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पीडीए का पालन न करने की बात कर रहे हैं। और आज तो अखिलेश यादव को सीबीआई ने एक प्रेम पत्र भेज दिया है। हम लोग इसे प्रेम पत्र ही कहते हैं, नोटिस सम्मन को प्रेम पत्र ही कहते हैं। अखिलेश यादव को सीबीआई का एक नोटिस खनन के मामले में भेजा गया है। पूर्व जो उस समय की खनन सेक्रेटरी थी बी चंद्रकला, सीनियर आईएएस अधिकारी, उन पर खनन घोटाले का आरोप है और अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे। बहुत सारी बातें सीबीआई अखिलेश यादव से भी करना चाहती है। कल ही वो राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण सीट हारे हैं, उनके 6 विधायक टूट गए हैं। हम लोगों को तो लग रहा था कि ईडी का बुलावा आएगा, लेकिन बुला लिया सीबीआई ने। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया को बुलाया नहीं है सीबीआई ने, लेकिन सच तो यही है कि सीबीआई का एक समन उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसी खबर मीडिया में लगातार दोपहर बाद से चल रही है। अब सवाल ये है कि पूरे उत्तर भारत में विपक्षी गठबंधन इंडिया और उसके घटक दलों पर संकट गहरा गया है। और संकट जो विपक्षी दल है या जहां सत्ता दल है यूपी में, बीजेपी से ज़्यादा उसके अपने, चाहे वहां की कांग्रेस सरकार हो वो और चाहे यहां समाजवादी पार्टी के लोग हों, अपने जो लोग हैं अब उनसे ये गठबंधन के लोग या जो विपक्षी दल कैसे निपटेंगे, मंथन में ये बड़ा सवाल। हिमाचल में 43 विधायक, 40 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय का समर्थन जिस सरकार को प्राप्त हो और सामने खड़ी हो बीजेपी जिसके पास सिर्फ 25 विधायक हों, राज्यसभा का चुनाव कौन कह सकता है कि कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन हार गई।
34-34 विधायकों का वोट दोनों को मिला, मुकाबला टाई हुआ। और एक पद्धति है लॉटरी सिस्टम, राजनीति में भी चलती है लॉटरी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि उस वक्त भी लॉटरी पड़ी थी, इस वक्त भी लॉटरी पड़ी थी। लॉटरी पड़ी और किस्मत चमक गई हर्ष महाजन की, जो भाजपा के उम्मीदवार थे। सोचा भी नहीं था उन्होंने कि वो राज्यसभा चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक आसान मुकाबला था कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, जो 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने एक और उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर मुकाबले को रस्साकसी का खेल बना दिया। योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व, उसको लेकर बहुत सारे जो विधायक हैं, जो विधायक विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन विधायकों को योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, उन पर भरोसा इतना था कि वहाँ के जो चीफ विप मनोज पांडे, जिनको वो खुद आज कह रहे हैं कि 31 साल हमने समाजवादी पार्टी को दिए, तो पार्टी भी कह सकती है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पार्टी भी ले गई। मनोज पांडे जी, आपको मिनिस्टर बनाया, आपको विधायक बनाया, 3 बार आप चुनाव जीते, तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। तो अब इसी तरीके का हिसाब किताब दोनों तरफ से चल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के नतीजों के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के 6 विधायक बागी हो गए हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। उसके बाद अब सुक्खू सरकार में शामिल वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार को बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। क्रॉस वोटिंग के कारण खड़ी हुई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बीजेपी के हर्ष महाजन के हाथों करारी हाल मिली। राज्यसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वहीं निर्दलीय 3 विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्यसभा में उम्मीदवार की हार जीत का फैसला पर्ची डालकर करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही दलों के उम्मीदवारों को एक बराबर वोट मिले थे। पर्ची डालने के बाद भी कांग्रेस हार गई और बीजेपी के हर्ष महाजन राज्यसभा चुनाव जीत गए। जयराम नरेश ने कहा, पहली प्राथमिकता सरकार बचाना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के संकट पर जयराम नरेश ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने की है, क्योंकि वहां की जनता ने बीजेपी को नकार कर स्पष्ट बहुमत हमारी पार्टी को दिया था। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। हमारे 3 बड़े नेता शिमला में हैं, हमें कड़े फैसले लेने होंगे, हम कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। जो जनादेश हमें मिला है उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी और संगठन सर्वोपरि। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। वहीं अब यूपी में विपक्ष पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्षी नेता अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज हुई सीबीआई एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012 से 16 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन से संबंधित है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर में खनिज का अवैध खनन होने दिया था। कुल मिलाकर दोनों हिंदी भाषी राज्यों में विपक्ष पर इस संकट का बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष पर छा रहे बादल को देखते हुए अब विपक्षी नेता भी पलटवार करने लगे हैं और नेताओं का कहना है कि जब सत्ता पक्ष को डर लगता है तो विपक्ष पर सीबीआई, ईडी का वार किया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विपक्ष अपनों के घात से और सीबीआई के वार से बचकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संकट रूपी भंवर से पार पा पाता है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है और वहां ट्रबल शूटर कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और पके पकाए नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे हुए हैं
शिमला वो लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो बागी विधायक हैं उनसे जो थोड़ा मोड़ा अब तक संपर्क हुआ है उससे साफ है कि वो सुक्खू को चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने, और जो 6 विधायक कांग्रेस के बागी हुए हैं उन पर भी फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है कि अगर फ्लोर टेस्ट की मसला आता है तो 15 विधायक का जो रिमोट है और इन 6 विधायकों का रिमोट तो विधानसभा अध्यक्ष के पास ही है। और इस देश में जितने मसले अब तक विधानसभा के अंदर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पलट के सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को ही दिए हैं और विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम फैसला रहा है। हाल का फैसला महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लेकर था, वो भी उद्धव के खिलाफ ही गया और शिंदे को फायदा मिला। तो निश्चित तौर पर सरकार से प्रारंभिक तौर पर अभी खतरा टल गया है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये कलह चल रही थी और जयराम रमेश जैसे नेता अब ये कह रहे हैं कि मेरी प्राथमिकता सरकार बचानी है। सोते रहते हैं कांग्रेस के लोग क्या? इनको पता नहीं है कि सरकार भी चलाना है इनको, या कहीं पिनक में रहते हैं? विक्रमादित्य सिंह जो मरहूम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और उनकी मां प्रतिभा सिंह जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की हिमाचल की, वो शुरू से सुक्खू को पचा नहीं पा रहे थे और विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इससे और संकट गहरा गया। उन्होंने अपना दर्द बयान किया और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में उनके साथ उनके पास 2 मंत्रालय और थे जो उन्हें छीन लिए गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐसा होना ही था। आला कमान को सब दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा हमने अपनी बात कह दी, कांग्रेस सरकार बची रहे ये वो भी चाहते हैं। कांग्रेस सरकार बची रहेगी, लेकिन उनके पिता का अपमान किया गया, उनके विभाग में उनको काम नहीं करने दिया गया। इशारा सीधे सुक्खू की तरफ था, लेकिन देर शाम सुक्खू ने भी कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं। पैचअप का सिलसिला वहां चल पड़ा है। अगर विक्रमादित्य का वो बयान हो तो सुना दिया जाए। लिया है कि इन द प्रेजेंट सिनारियो एंड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मेरा इस मंत्रिमंडल में बने रहना मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसलिए मैंने इस्तीफा देने की पेशकश करी है और मैं अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा है कि अपने पार्टी के और लोगों के साथ, समर्थकों के साथ बात करके और पार्टी हाईकमांड के साथ बात करके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाए। ने यही कहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और पिछले कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको भी हमें उस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि वाई जो सर्कमस्टांसेस कल बने हैं वो क्यों बने हैं, उसकी तह पर जाने की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए पार्टी हाईकमांड को देखने की पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मैंने मात्र जो है वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं क्या? वो उनका देखिए, मैं ये कोई प्रेशर टैक्टिक नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है। ये मैंने एक स्वाभाविक रूप से अपने अपनी आत्मा को सुनते हुए ये निर्णय लिया है। इसका कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को नहीं देखना की आवश्यकता नहीं है। मगर आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि विद ड्यू डिस्कशंस, विद ड्यू डेलिब्रेशंस इन चीज़ों को देखा जाएगा और फिर भविष्य में क्या करना है उसके बारे में हम निर्णय लें। खबर तो ये भी आई कि दोपहर में जब हंगामा हुआ बजट सत्र के दौरान, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम रमेश जो जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के, उनको भी धक्का देकर मार्शलों ने बाहर किया। 15 विधायकों को मार्शलों ने उठाकर फेंक दिया बाहर। और इन सभी 15 विधायकों को चपलता दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने, मैं इसे चपलता कहूंगा क्योंकि पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल इस तरीके की चपलता दिखा रहे हैं सरकारों के मामले में। चपलता दिखाते उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इससे सीधे सीधे जो सदन का जो पूरा गणित था वो अपने आप में काबू में आ गया कांग्रेस के। और 6 जो बागी विधायक हैं उन पर भी आनन फानन सुनवाई करके एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वो विधायक प्रेशर में नहीं आए, वो एक हेलीकॉप्टर से भाजपा के संरक्षण में वहां पर पहुंचे। एक विधायक ने तो कहा कि वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। 5 गोलमोल बातें कर रहे हैं, फिर वो वापस उसी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर लिए गए
कहा जा रहा है पंचकुला में है, पता नहीं कहाँ किस कुला में है, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस के साथ में नहीं है, ऐसा खबरें हैं। एक खबर ये भी आई कि राजा के राजकुमार वीरभद्र के बेटे, ये राजकुमार का खेल है, रानी ने गेम बैठा दिया सुक्खू पे। बहुत सारी बातें चल रही, लेकिन सुक्खू भी कह रहे हैं मैं योद्धा हूं, लड़ूंगा, हारूंगा नहीं, सरकार बचा कर रखूंगा। हालांकि संकट मोचक डीके शिवकुमार और हुड्डा वहां पर हैं। फिलहाल 90 दिनों के लिए कांग्रेस की सरकार बचती दिख रही है। नेतृत्व को लेकर, इसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं। जयराम ठाकुर ने अपनी बात रखी और उसके बाद सुक्खू को सुनिए। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है, और हमने उसी के लिए आग्रह किया था। लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है। सुक्खू जी का मन मस्तिष्क कहीं और है, शारीरिक भाषा कुछ और कह रही है, जुबान कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में, ये बात पच नहीं रही। अपने विधायक जो 43 थे, जिसमें 40 विशुद्ध अपने और 3 अपने जैसे, उनको आप संभाल नहीं पाए, बीजेपी के विधायक आप तोड़ पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है। और ये जो उनका बयान था उस वक्त का था जब विधानसभा सत्र में एक तरीके से जो बजट सत्र है उसमें सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। गुजरने से पूर्व का ये बयान है। बाद में वॉइस वोटिंग से ही बजट पास हो गया और विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष जी का। वही पीड़ा जो भाजपा दूसरे राज्यों में कांग्रेस या अन्य दलों को देती है, जयराम ठाकुर भी वही पीड़ा आज बयां कर रहे थे कि पास 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 पास, जीत गए, बहुमत जीत गए। जो वॉइस वाला मसला है ना, आवाज का, उसी से आज कुछ खेल हो गया वहां पर भी। ऐसा जयराम ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन संकट के बादल पूरे उत्तर भारत में विपक्ष पर चारों तरफ से घिर रहे हैं और इंडिया वाला गठबंधन इन बादलों के बीच कैसे सरवाइव करेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जफर नकवी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत। राजेंद्र चौधरी कांग्रेस के बड़े पुराने नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर साहब बहुत स्वागत। प्रभात त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। रतन डोभाल साहब पहाड़ की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत आज बनती है राजेंद्र चौधरी से, क्योंकि कांग्रेस बड़ी अद्भुत पार्टी है। मतलब
नंबर, जरूरत से भी ज्यादा नंबर, और पता चला सरकारी संकट में डाल ली। राजेंद्र चौधरी जी गजब है भाई, बहुत प्रणाम करता हूं आपकी पार्टी के नेतृत्व को और नेता को कि मतलब 2 सीटें जीत जाए, इतना बहुमत। वो तो अच्छा हुआ कि मैडम इन लोगों के चक्कर में नहीं आई और हिमाचल से चुनाव नहीं भरा, वरना नाकी कटवा दी थी। कांग्रेस के जो मैनेजर हैं उन्होंने लुटिया डुबो थी, अगर मैडम चुनाव हार जाती तो समझ लो आज क्या होता। आप लोग तो आज डिबेट में भी नहीं आते। राजेंद्र चौधरी नहीं तो बोल दो चौहान साहब जी। हमने हमारे देश में जी लाती है ना जो डेमोक्रेसी लाई गई थी, जी, तो आप भी वो जो लोग इस देश में लोकतंत्र लाए थे वो बहुत सिद्धांतवादी। राजेंद्र जी मैं रोक रहा हूं। बाकी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक बंद कर लें। जिन साथी से सवाल हो वही बोले तो मुझे लगता है सारी बातें आएंगी, दर्शक भी सुनेंगे, वो आपस में भी कन्वर्सेशन जो हो रहा है वो सुनाई पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में बाधा दिक्कत देती है, बोलने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और दर्शक तो बिल्कुल पसंद नहीं करता इनको। राजेंद्र चौधरी बोलिए। जी चौहान साहब, जब इस देश में डेमोक्रेसी लाई गई, लोकतंत्र लाया गया, कानून बनाया गया, कानून लागू किया गया, तो जो लोग उसके रचयिता थे, जिन्होंने एक सुनहरे भारत की कल्पना की थी, उनके दिमाग में ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ एक खाका था और उन्होंने जो है इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए भय, पक्ष, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इसके खिलाफ एक प्रारूप तैयार किया। आपने बहुत सही सवाल किया कि 40 हमारे विधायक, 3 हमारे साथ निर्दलीय, और उसके बाद भी हमारा जो उम्मीदवार है वो 34 पे आकर रुक गया। और जब किसी की किस्मत साथ दे रही हो, जैसे हर्ष महाजन साहब की, तो वो टॉस जो हुआ उसमें भी जीत गए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि लोकतंत्र में मर्यादा क्या है। हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर लेकर बीजेपी वहां पहुंची, पूरा दल बल लगाया गया, वहां से विधायकों की वोट डलवाई, विधायकों को उठाया गया। मैं मानता हूं कि जो निर्दलीय विधायक थे वो स्वतंत्र थे अपनी वोट देने के लिए, लेकिन जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े, कांग्रेस की नीतियों के अनुसार जिन्होंने वोट मांगी, जनता ने जिन्हें जिताया, सदन में भेजा, सदन का सदस्य बनाया, अगर ऐसे लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत निंदनीय बात है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। पार्टियां, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस तरह से इस समय एक धन बल का, सीबीआई का, ईडी का जो दुरुपयोग इस समय लोकतंत्र में चल रहा है। राजेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बिल्कुल सैद्धांतिक बातें, मैं बहुत पूर्णतया सहमत हूं और देश के अधिकांश नागरिक आपकी इन बातों से सहमत होंगे। राजनीति शुचितापूर्ण होनी चाहिए, सिद्धांत पर होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप तो पूरा खजाना खुला ही छोड़े हुए हैं और भूल गए हैं कि आपके पास कोई खजाना भी है। आपके नेता मौज में हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश कह रहे हैं कि राज्यसभा हार गए, भूलो, पहले सरकार बचाओ भैया। क्या क्या चल रही है पार्टी, क्या पार्टी चला रहे हैं जिस दौर में एक एक सीट के लिए कटाजुज्ज हो रही हो, वहां ये स्थिति, ये परिस्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। राजेंद्र जी नहीं, स्थिति गंभीर है, मैं मानता हूं, और हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं लापरवाही भी रही है। अगर लापरवाही ना रहती तो ये 6 विधायक नहीं जाने वाले थे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार बची हुई है, अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि क्या इस देश में एक ही सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें रहेंगी? आपने राजस्थान में प्रयास किया सरकार गिराने का, मध्य प्रदेश में आपने गिराई, आपने कर्नाटक में सरकार गिराई, आपने गोवा में सरकार गिराई, आपने अरुणाचल प्रदेश में गिराई, मणिपुर में गिरा दी। इस तरह से लोकतंत्र, मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब लोकतंत्र के हित की बात नहीं है। आज कुछ विधायक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि हमने साहब जो है अंतरात्मा की आवाज पे वोट डाली। अरे, जिस समय आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपकी अंतरात्मा कहीं किराए पे चली गई। उन्हीं कब लेंगे?
फिर इसको टिकट के लिए आप मारे मारे फिरे, सिफारिश लगवाई, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, रिपोर्टें भिजवाई, आज इनकी अंतरात्मा आ गई, बिहार में जो है भाग गए। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल और भी है चौहान साहब जी। आज ही अखिलेश यादव को सीबीआई ने 2019 का नोटिस दे दिया। हाँ हाँ, वो चर्चा का विषय है मेरे, वो चर्चा का विषय मैंने जी, रखा जी। है। जी जी सुन लीजिए आप एक मिनट। उस समय अखिलेश यादव, उनके पास खनन मंत्रालय था ही नहीं, खनन मंत्री थे प्रजापति, और नोटिस आ गया अखिलेश यादव को। अरे वही तो है ना, इसी जैसे तरह से केजरीवाल सोरेन साहब का हो कि गया। आबकारी मंत्री जेल में है और नोटिस बार बार बुला रहे हैं केजरीवाल को, सेम पैटर्न है दिल्ली वाला। जी दूसरी चीज, संजय सिंह जो किसी मंत्रालय के मंत्री नहीं थे, राज्यसभा के सांसद थे, उन्हें ठीक जेल है। भेज दिया। और आप हैरान करेंगे, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ सब भाजपा के, जिस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने हमारे चौहान साहब को कहा कि ये फौज के और शहीदों की बिल्डिंग खा गए, ये खा गए, उन्हें अगले ही दिन राज्यसभा भेज दिया, इतना बड़ा इनाम दे दिया। तो राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, राजनीति के जो सिद्धांत होने चाहिए, राजनीति ठीक का है। जो कंसेप्ट था, इस समय उसके खिलाफ है, और ये देश हित में नहीं है चौहान साहब। ठीक है चौधरी जी, कांग्रेस की सरकार। आपकी बात आ गई। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन सवाल यही है कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें नाजायज़ हो रही हैं आपके साथ में, विपक्ष के लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जब आप अपनी ताला कुंजी मजबूत नहीं रखोगे तो फिर घर तो लूटेगा भाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वाकई पूरे उत्तर भारत में एकमात्र सरकार बची है विपक्ष की, अगर देखा जाए तो हिमाचल की, उस पर भी किसी तरीके से संकट के बादल फिलहाल के लिए छट गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में संकट समाजवादी पार्टी पर है, उसके विधायक दल पर है और उसके नेता पर है। हैदर अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। हैदर अली, जिन लोगों को 30-30 साल से पाल पोस रहे थे आपके नेताजी, आपके अध्यक्ष जी, वो कह रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा जाग गई है अब, और आप लोगों ने राम का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है, आप लोगों ने एक तरीके से उनको अपमानित किया है, इसलिए वो छोड़ छोड़ कर सब जा रहे हैं। ऐसे तो पूरा तंबू ही उखड़ जाएगा आप लोगों का, जो स्थिति जो परिस्थिति है। और अब सीबीआई का बुलावा आ ही गया अध्यक्ष जी के लिए, कहने ही क्या। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। अब देखिए, जो लोग स्वार्थी होते हैं, जिन लोगों के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, वो सदा ही कोई ना कोई आड़ लेते हैं। और आजकल भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, धर्म की आड़ सबसे अच्छी आड़ मानी जाती है, और ये प्रत्येक धर्म में प्रत्येक व्यक्ति इसका यूज कर रहा है। कोई एक धर्म ही इससे नहीं बना हुआ है, बल्कि सारे धर्म के लोग जब कोई आवरण करना चाहते हैं, ओढ़ लेते हैं, तो धर्म का आवरण होकर इस तरीके के बहाने बनाकर कूदना चाहते हैं दूसरी जगह पर। रह गई बात, आपने अभी एक आपका जो सबसे बड़ा जो आप हेडिंग चला रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं, ये मेरा व्यक्तिगत संशोधन है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप संशोधन कीजिए, लेकिन मैं इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूं। ये लोकतंत्र पर संकट के बादल हैं, ये देश के संविधान पर संकट के बादल हैं, ये देश की जनता को जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया उस पर संकट के बादल हैं। ये तानाशाही की शुरुआत है कि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की, आज कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो सीबीआई जागृत हो गई। आज जब हम ये भाजपा उत्तर प्रदेश की देख रही है कि भाजपा का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की जनता करने का मन बना चुकी है, तो सीबीआई जागृत हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि एक राक्षस को इन्होंने बना के रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है। जब जब कोई भी देवता शक्ति वाला इस तरीके को होता है जिसके अंदर देवता शक्ति देते हैं, ये मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, इसको धर्म से मत जोड़िएगा, तो जो देवीय शक्ति ऐसी आती है जो जनता को बचाने के लिए, तो ये एक राक्षस छोड़ देते हैं, और उस राक्षस का नाम है सीबीआई और ईडी। वो राक्षस आता है, उस देवता को परेशान करने की कोशिश करता है। देवता आप लोग क्या कहाँ हैं? आप लोग क्या बीजेपी वाले कह रहे हैं देवता आप लोगों के है ही नहीं, आप सनातन का अपमान करते हैं, सारे देवता तो बीजेपी में है। जो धर्म का सौदा करता है,
जो धर्म को बेचने का काम करता है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करता है, जो भगवान राम या अल्लाह या ईश्वर किसी के नाम पर घर घर जाकर वोट मांगता है, दरअसल वो राक्षस लोग हैं। ठीक है, और जो लोग धर्म की हैदर अली रक्षा बात आ करते गई, हैं, चूंकि वो लोग बाकी धर्म- मेहमान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं एक रिएक्शन जफर से लूंगा। जफर बताइए, जवाब दीजिए। जिस प्रकार से हमारे भाई हैदर अली समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने मनोज पांडे को बताया कि धर्म की आड़ ले रहे। मनोज पांडे ने सतत इस बात पे हमेशा आपत्ति अपनी जाहिर की जब आपके सो कॉल्ड राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पे प्रहार किया, जब उन्होंने माता लक्ष्मी पे प्रहार किया तब भी मनोज पांडे का बयान आया। और मनोज पांडे की ये जो सोच है ये अचानक से नहीं पैदा हुई है। आप लगातार कुठाराघात करते रहे बहुसंख्यक समाज की नीतियों पर, आप लगातार जो है कुठाराघात करते रहे बहुसंख्यक समाज की सोच पर, आप लगातार राम मंदिर से लेके भगवान राम के ऊपर न जाने कितने आक्षेप लगा दिए जो आपको नहीं शोभा देता, क्योंकि ये भारत जो देश है वो बहुसंख्यक बहुतायत की मैं आबादी का आऊंगा, देश बोलने है, दीजिए भाई, जिसमें- अभी उनको बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलने दीजिए। मैं आऊंगा। कांग्रेस और सपा दोनों उंगली उठा रहे हैं, मैं आऊंगा। अभी हमारे बहुत सारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। बोलिए जफर, बोलिए। जिस बहुसंख्यक समाज को आप लगातार आहत कर रहे थे, मनोज पांडे लगातार जिस पे लगातार प्रहार कर रहे थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि आपके सोकॉल्ड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है टीपू सुल्तान साहब कि वो कोई प्रतिक्रिया दे दे, लेकिन टीपू सुल्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि किया क्या कि उनको और शय दी। और जब उनसे पूछा गया कि वो, तो उनका व्यक्तिगत बयान हो गया। जबकि एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यदि कोई बयान देता है तो उसका वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो पार्टी से निश्चित या पार्टी की स्वनियोजित तरीके के दिए हुए बयान होता है। आप बात करते हैं पीडीए की, ना तो आप पिछड़ों के साथ है, ना आप दलित के साथ है, ना आप अल्पसंख्यक के साथ है। और जो नेता गए वो तो पीडीए की राजनीति से भी बाहर थे, उनको ना तो वो पिछड़ों में आते हैं, ना दलित में आते हैं, ना अल्पसंख्यक में आते हैं। और बात अभी कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे इतना बड़ा हम जो है हम इतने बड़े बहुमत के साथ आप आते हैं राज्यसभा के चुनाव में 34-34 का टॉस हो, उसके बाद भी टॉस होता है तब भी जीत जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ना भगवान आपके साथ है, ना आम जनता आपके साथ है, और स्वतः आपके विधायक भी आपके साथ नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि राज्यसभा में हिमाचल में ओम भट्ट स्वाहा हो गया और उत्तर प्रदेश में जो 3 में थे उसमें भी 2 आए, 1 गायब हो गया। हमने जितने का वादा किया था 8, तो 8 पार, ठीक है, 400 पार का लक्ष्य दे दिया, वो भी 400 पार। ठीक है जफर, ठीक है, ठीक है। प्रभात त्रिपाठी को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रभात त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा आपने कि कल एक सीट छीनी और आज सीबीआई का नोटिस आ गया, बड़ा पुराना मामला 2019 का, थोड़ा पहले भी आ सकता था और 90 दिन बाद भी आ जा सकता था। किस तरीके से, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लोग राक्षस छोड़ देते हैं, ये इनकी समाजवादी पार्टी की हताशा है, अपनी पार्टी के लोगों को रोक न पाना है, या वास्तव में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, डरा धमका के विधायक अपने पास किए जा रहे हैं? प्रभात त्रिपाठी जी, इसको समझिए आप इस तरीके से, ये सारी चीजें पहले भी होती थी। आज बीजेपी वही कर रही है जो पहले कांग्रेस करती थी। ये आज अचानक ये राक्षस पैदा नहीं हो गए हैं, ये राक्षस पहले से भी थे। आज इस बात का एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल का घटनाक्रम हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, अब दुर्गेश जी समझिए इस चीज को, अब जो भी होता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसकी एक तोहमत लगाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे भैया, पार्टी आपकी है, कांग्रेस आपकी है, समाजवादी पार्टी आपकी है, आप पार्ट टाइम आप राजनीति कर रहे हैं। कोई न्याय यात्रा निकालता है, विदेश चला जाता है यात्रा छोड़ के, और आप अपने विधायकों को समझा नहीं पा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में एक ऐसे नेता हुआ करते थे जिन्होंने पार्टी खड़ी की और जमीनी नेता थे। उनको ये भाप लेते थे कि उनकी पार्टी के अंदर कौन सा व्यक्ति, कौन सा विधायक, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, नाराज हो रहा है। अब आपने इसको पूरी अपनी एक ऐसी जिसे कहते हैं मनोरंजन फिल्म इंडस्ट्रीज वाली पार्टी बना रखी है, परिवार की पार्टी बना रखी है कि आप पीडीए का नारा देते हैं, जया बच्चन को 5वीं बार ले जाते हैं, राम गोपाल आपके एक चचा है जो अगर वो जब से राजनीति में आए हैं जमीन की राजनीति कर दी नहीं, लोकसभा चुनाव को लड़ना नहीं, राज्यसभा चले जाते हैं। घर की आपकी पार्टी हो गई भैया। पीडीए आपने नारा दिया था, किसी अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेज देते आप भाई, आप तो एक्सपोज हो गए। आज गुड्डू जमाली को ले आए, एमएलसी बना रहे हैं। गुड्डू जमाली को ले आए, आज एमएलसी बना रहे हैं। नहीं, आप विधायकों को, आपको ये आज से नहीं हुआ, ये 6 महीने से विधायक नाराज थे, ठीक है, चाहे मनोज पांडे हो चाहे और भी विधायक हो। और फिर दुर्गेश जी एक बात समझ लीजिए, राजनीति में वही सिकंदर होता है
जो समय के अनुसार भाप लेता है कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है भैया। अब सुक्खू जी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तुम ड्राइवर के बैठे हो, महारानी वहां लगी हुई है, महारानी गिरा देगी आपको, वहां वो गिर जाएगी सरकार। वो सरकार 3 महीने 6 महीने ये तुलना नहीं हो सकती भाई। एक चाय वाले ने पूरे देश कोई राजनीति करना सिखा दिया, तो ड्राइवर के बेटा सिखा सकता है, लेकिन बस उतना सजग होना चाहिए। का परसेप्शन बदल गया है। जनता की आत्मा रो रही होगी आज। जिन जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना होगा वो आत्मा रो रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी तो भैया वो आत्मा जाग गई। अरे नैतिकता और सिद्धांत और ये अंतरात्मा आज आपकी जाग गई। ये अंतरात्मा आपको अपने भविष्य की चिंता है कि आपको विधायक कहां से आप बने रहेंगे, आप सांसद कैसे बनेंगे। ठीक है प्रभात जी, ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास, रतन डोभाल जी के पास जाऊंगा, फिर आलोक जी के पास जाऊंगा। रतन डोभाल जी, पहाड़ की राजनीति को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। वहाँ जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस भाप नहीं पाई, क्योंकि इतना बड़ा, इतने नंबर्स होने के बावजूद राज्यसभा भी हार गए और सरकार भी गंवाने की स्थिति में आ गए थे। तो क्या इसके लिए बीजेपी पर तोहमत मार के क्या इसको मतलब फारिग किया जा सकता है कि साहब बीजेपी सब कर रही है? क्या इसके लिए केवल बीजेपी को दोषी ठहरा दिया जाए? वही कहते ना कि चलनी में दूध दो, कर्म को दोष दो, वो वाली स्थिति के दूध चलनी में दूर है और कह रहे हो कि मेरे कर्म फूटे हैं। दुर्गेन जी एक बात समझिए, मैं रतन डोभाल से मेरा सवाल है। प्रभात जी मैं लौटूंगा आपके पास। रतन डोभाल। दुर्गेंद्र जी, ये अब ऐसे समय में हुआ जब शिमला और आसपास बहुत ठंड है, बर्फ है, और उसमें ये राजनीति का जो पहरा चढ़ा है, तो ये एक दिन का काम तो है नहीं है। मैं इसमें जो कुछ चीजें आपके साथ अगर इजाजत हो मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि राजनीति का किस तरीके से पतन हो रहा है। इसमें जिन लोगों ने उन लोगों को चुना है, जिस जनता ने, उसका तो कोई सवाल नहीं है कि उनकी नाराजगी क्या है राजनीति से, वो क्या वैचारिक उनसे थे, और जो जहां जा रहे हैं वो भी बड़े सुचिता की बात करते हैं, चाल चरित्र चेहरा। तो ये जो चेहरे और मोहरे सारे किस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम ये देश में आप राजनीति को ले कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। सवाल ये है कि आप वो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं और हम बिकने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये भी तो सवाल, तो किस पर आप वो करेंगे? जो पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस के लोग अगर 6 लोग वो चले गए उनके साथ में, उन्होंने अपना एक नेता को हरा दिया, इतने 43 सदस्य होते हुए। उत्तर प्रदेश में ये जो आप उत्तर प्रदेश में क्या आचार, ये नैतिक चरित्र का सवाल है राजनीति का, कि हमेशा ये होता रहा है कि अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने तो नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, मालूम था कि बीजेपी का बहुमत है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी मालूम है कि 3 समाजवादी पार्टी के बनते हैं और 7 आपके बनते हैं, लेकिन आपने 8वां इसलिए किया कि आपको दूसरा खेल करना था। सवाल ये है कि आप कहीं भी कैसे खड़े हो रहे हैं राजनीति में। कोई आपका नैतिकता कहाँ है, कहाँ वैचारिकता कहाँ है? अब जब आप वैचारिकता की, शुद्धता की उसकी बात करते हैं तो बात तो खोखली होती है। फिर आपने मंडी बना दिया है कि आप पैसा लेके बैठे हुए हैं, इधर बिकने वाले बैठे हुए हैं। और जब रतन जी मैं लौटता हूं आपके पास। निश्चित तौर पर बड़ी सैद्धांतिक बातें हैं कि जो जनता वोट देती है तो ये नहीं कहती कि भाई दल बदल करो, पैसा कमाओ, एक दूसरे जो जनता के विश्वास को तोड़ो, बहुत सारी चीज़ें। आलोक भदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूँकि चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक तो ये एक तरीके से पूरा विपक्ष उत्तर भारत में परेशान है, पूरे देश में त्रस्त है। वो कह रहा है कि भाई हमें परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव को समन भी आ गया, पार्टी भी टूट रही, कांग्रेस भी टूट रही। एक इस पर ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका?
और दूसरा एक बात और आई, चूंकि आप आर्थिक विश्लेषक भी हैं, अर्थ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आज कहीं भी पढ़ रहा था, कहीं किसी वेबसाइट पर, तो ये कहा जा रहा था कि हिमाचल की जो सरकार को गिराने की कोशिश की है उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि सीमेंट पर जो टैक्स था वो सुक्खू ने बढ़ा दिया 20%, उससे नुकसान हुआ किसी उद्योगपति को। जो कॉरपोरेट जगत जो सेब खरीदेगा वो 95 रुपये किलो होगा, यानी 5 रुपये कम 100, और बाकी को 75 रुपये। इसमें भी कुछ लोगों को नुकसान हुआ। तो क्या ये भी फैक्टर हैं क्या कहीं, या सिंपल सा आपको दिख रहा है पॉलिटिकल तैयारी है 24 की? आलोक जी। बड़े पूंजी का आलोक जी, है। रतन जी मैं आऊंगा रतन जी मैं आऊंगा। आलोक जी से सवाल है, एक भी सवाल उनसे नहीं हो पाया। आलोक भदौरिया जी, आपका जो पहला जो सवाल है वो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था। दूसरे वाले में तो सुन लिया, पहले सवाल थोड़ा दोहरा। पहला सवाल ये है आलोक जी कि जो ये पूरा एक तरीके से यूपी से लेकर हिमाचल तक पूरा विपक्ष एक तरीके से उस पर संकट के बादल हैं। सीबीआई हो, चाहे पार्टी टूट रही है अखिलेश यादव की, वहाँ कांग्रेस बहुमत में होने के बाद जो चुनाव हार रही हो, पार्टी खंड खंड हो रही है, सरकार मतलब गिर ही गई थी। अगर विधानसभा अध्यक्ष जी आज ध्वनि मत का सहारा नहीं लेते तो गिर गई थी सरकार आज ही। धन्यवाद योगेंद्र जी। जब आप ये वैचारिक दिवालियापन की जो बातें होती हैं उसको लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज बोलने लगते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए भी, और जिन वोटों के आधार पर वो चुने गए हैं वो उनके लिए भी, उनके मुंह पे भी एक तमाचा है ये। अगर आपकी अंतरात्मा जाग रही है तो ऐसी जागे ना कि आप अपना इस्तीफा दें और उपचुनाव में लड़कर दोबारा से आ जाए। ये एक आपकी अंतरात्मा की एक आपने ठोस एक बुनियाद रखी है। इसके अलावा जो बात बिल्कुल सही है, कुछ पैनलिस्ट बिल्कुल कह रहे थे कि एक पैनलिस्ट की मैं उस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र खतरे में है। ये महत्वपूर्ण चीज है। और लोकतंत्र क्यों खतरे में है इसका एक उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। जिस बेशर्मी के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के का मेयर ने शपथ ली थी, सब चुना गया था जिस तरीके से, वो भी एक शर्मनाक है जो ये दिखाता है कि सत्ता कहां तक जा सकती है, कैसे जा सकती है। एक पैनलिस्ट ने कई राज्यों का नाम दिया था उदाहरण। देखिए, राजनीति का अंतिम ध्येय सत्ता होता है, सत्ता होती है, लेकिन सत्ता के लिए इस हद तक गिर जाना ये उचित नहीं है। हमेशा आपको चाहिए, अब तो स्थिति ये हो गई कि आप ईवीएम पर कुछ विपक्ष सवाल उठाते हैं, अब तो सवाल है कि किसी भी जनता के वोट का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप किसी को वोट देते हैं और वो पाला बदल करके चले जाते हैं और पिछली डोर से वो सत्ता में आ जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ, आपने वोट किसी को दिया, दूसरे लोग आ गए। गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप नैतिकता की बातें करते हैं तो बात बिल्कुल उचित नहीं आती। सत्ता का जो बेशर्म जो इस्तेमाल है, एक हेलीकॉप्टर लगाए जाना, हरियाणा पुलिस के लोगों का हिमाचल में पहुंचना, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? और इसी की अगर कुछ पिछली कड़ियों में अगर आप चले जाएं तो आप ये याद करें कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था। एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं को सुरक्षा किसने दी थी? सीआरपीएफ ने। क्यों भाई? राज्य की पुलिस नकारा है। ये तो संघवाद के ऊपर तमाचा है ना। राजस्थान में भी हुआ क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? तो ये तो संघवाद के ऊपर तमाचा हो। तो अगर संघवाद के ऊपर अगर संघ ही नहीं रहेगा, भाई यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, अगर नहीं रहेंगे, संघ ही नहीं रहेगा तो आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? दूसरा एक सबसे प्रमुख है, आपका जो सवाल बहुत ही जायज है कि पूंजी का बहुत बड़ा रोल होता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता लोकतंत्र में। इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज किया गया, वो भी ठीक है, लेकिन मैं उसको इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी पैसा तो आता था, अब चाहे वो बोरियों में आता हो चाहे कैसे आता हो, लेकिन आता था। एक अननोन सोर्स एक कॉलम होता है कोई भी राजनीतिक पार्टी का, उसमें देखिए संख्या लगातार रहती है। बेचारे सीए को बहुत मेहनत करना पड़ती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड से थोड़ी सीए को आराम हो गया था। वो सीए को आराम हो गया था, राजनीतिक पार्टी को चंदा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, धन की दिक्कत नहीं आ रही थी। अब आता है सवाल आपका कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट की बेशर्मी को क्या आप मान्यता देंगे? तो इसका तो मतलब यही हो गया कि आप उन्हीं कॉर्पोरेट को ही सत्ता सौंप दीजिए ना। देश का 48 लाख करोड़ का तो 48 लाख करोड़ का बजट है, तो आप ये देखिए रिलायंस अंबानी के भी फंड को बहुत बड़ा बजट है, तो क्या किया जाए? तो क्या ऐसे लोगों के लिए सत्ता दे दी जाए? अगर ऐसे लोगों के लिए सत्ता दी जाए तो फिर संविधान में ये शब्द हटा देना पड़ेगा कि कल्याणकारी राज्य है, ये गणराज्य है, ये भी हटाना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं? नहीं तैयार है।
देश नहीं तैयार है। सत्ता, देखिए सत्ता तो पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में भी, कांग्रेस के जमाने में भी 356 का बहुत बेशर्म इस्तेमाल होता था, ऐसा नहीं है, पहले भी होता आया था। लेकिन वही चीज अब भी होती है। इसके लिए तो कोई नए निजाम को तो कोई नहीं चुन रहा था ना भाई, नए निजाम को चुना गया था। पार्टी विद द डिफरेंट तो कुछ होनी चाहिए ना। ऐसी कौन सी पार्टी आपके, कौन सी आपके राज्यसभा में मिलकर आपने कौन सी ऐसा कर लिया? आपने भी अभी अभी कर लिया। अच्छा, आप ध्वनिमत की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की ध्वनिमत की बात करते हैं, तो आपको याद है किसान बिल, आपका देश का सबसे बड़ा किसान, उनके लिए क्या ध्वनिमत से बिल पास हुआ था ना? क्यों नहीं भाई वोटिंग हुई थी? आपके पास तो लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत था, संपूर्ण बहुमत था, तो क्यों हिचक गए आप वोटिंग से? सवाल तो ये भी उठता है। फिर उसके बाद एक अभी आपने क्या किया, आपने बजट को क्या किया? लोकसभा में जब आप लोकसभा राज्यसभा के आप देखिए, आपने 200 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में आपने महत्वपूर्ण बिल आपने पास कर लिया। सीआरपीसी जैसा एक बिल, न्याय संहिता जैसा बिल आपने पास कर लिया। क्या वो बिल रोज रोज आता है? क्या वो सामान्य बिल है? क्या वो बौद्धिक संपदा की सुरक्षा संबंधी जैसा कोई छोटा बिल है? नहीं बिल है, लेकिन आपने बहस करी नहीं। तो इसलिए मैं हिमाचल को नहीं देखता, क्योंकि जब रीति जब ऊपर से अगर गलत चली आ रही है और राज्य अगर अपना ले तो क्या हो सकता है। अभी हिमाचल में एक बड़ी बात हो रही है कि रानी आपको टिकने देगी, तो भैया एक रानी तो राजस्थान में भी है, उस तो क्या मतलब राजस्थान की सरकार जाने वाली है? और वो इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि जाने वाली है क्योंकि वहां पर एक जो चुनाव लड़ रहा था उसको बीच चुनाव में मंत्री बना दिया गया था, तो भी वो हार गया चुनाव, हार गया था। तो सवाल है कि इस तरीके की में बेशर्मियों को, जिसको लोग उपलब्धि कहकर कह रहे हैं, भाई सत्ता सरकार बना लेना उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि होती है कि आखिरी व्यक्ति तक आप पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, और कॉर्पोरेट के हितों के लिए काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक आप एमएसएमई को नहीं खड़ा करेंगे, देश नहीं खड़ा होगा। बाकी सब ये केवल दिखावटी बातें हैं, इन सबसे कुछ नहीं होता। आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाए, चाहे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन के भी आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? $2,500 है। तो और जो टॉप की जो 10 अर्थव्यवस्था है, वो आपने गिरी से गिरी अर्थव्यवस्था भी आपसे कम से कम 10 गुना प्रति व्यक्ति डॉलर की आय है। सर्वे आ गया, गरीबी बहुत घट गई, उस पर चर्चा करेंगे। एक सर्वे आ गया है कि गरीबी घट गई है, वो उस सर्वे में बहुत छेद है, बहुत सारे छेद मैं चर्चा करूंगा। मैं जल्दी चर्चा को, चूंकि सर्वे पर नहीं जाऊंगा आज, मेरे पास वक्त कम है। कंप्लीट करिए आलोक जी। नहीं, मैं इस पर अभी बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो अलग से प्रोग्राम बनता है। वो जो खपत से लेते हुए सब चीज कर रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वे के ऊपर, वो अलग से बनता है। ठीक है, मैं जफर नकवी के पास जाऊंगा। जफर भाई, बहुत सारी जो चीजें हैं, कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आलोक जी ने दोनों तरफ सवाल उठाया कि बात जो भाई इंदिरा गांधी काम कर रही थी, कि आप लोगों की सरकार भी वही करती रहेगी, तो भी डिफरेंस क्या है? पार्टी विद डिफरेंस क्या है? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे काम कर रही है। हमारी सरकार कुछ ऐसी कोशिशें नहीं कर रही है जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में विद्वेष भावना को जना, देश में विद्वेष भावना पैदा करके समाज को आपस में तोड़ने काम किया। आज हम उस नीतियों से दूर हैं। हम देश विकास की बात कर रहे हैं, हम देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। अरे ये लोग कर रहे हैं सरकारें तोड़ रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। देश तो आप जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकारें तोड़े डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग। देखिए, सरकारें तोड़े नहीं डाली, अब इनसे अपने लोग संभल नहीं रहे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अगर उनको उनके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति सर्वोपरि है, तो हमारे साथ समाहित होना चाहते, तो उसमें हमारी छोटी छोटी टिप्पणी में ले लेता हूं। राजेंद्र चौधरी, आप अपने विधायक को संभाल नहीं पा रहे हैं। जफर भाई बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, भाई हम तोड़ नहीं रहे हैं, वो टूटे जा रहे हैं, वो कूदे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा में ही भविष्य सुरक्षित है, हमारी विधायकी और सांसदी भी बची रहेगी। और एक बात तो है, आप लोग नेता को ले लेते हो लेकिन वादा नहीं पूरा करते हो। इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप भी जाकर देखो अगर मन करे तो, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं कि आप जाओ, वो पार्टी जो वादा करती कि आपको राज्यसभा भेजेंगे तो भेजेगी, भले 1.5 साल लगा दे, लेकिन भेजती जरूर है। लोग भी साथ में बैठे हैं जो नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी के को प्रतिनिधित्व नहीं देते। क्या अजीत पवार, चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, और अगर कल को अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुलजिम, वो अगर भाजपा में, वो तो खैर था ही भाजपाई, वो उसमें चला जाए तो क्या सुचिता रह जाएगी? जफर भाई, अभी आप जो है नए
नई भर्ती है आपकी भाजपा में, आप समझ लीजिए। नहीं जफर भाई राजनीति पके हुए सिद्धांतों तपे से हुए हैं, चलती है। मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश से, लग रहा है कि वहां का मसला निपट गया है। जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में, उन्होंने वापस ले लिया इस्तीफा। वो कह रहे थे कि मेरा अपमान किया गया, मेरे मंत्रालय छीने गए, मेरे पिता का स्मारक बनाने के लिए मुझे जमीन नहीं दी गई। ये मुख्यमंत्री सुक्खू को वो कटघरे में घेरे थे और देर शाम सुक्खू का बयान आया था कि जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो अपने आप में उनके बहुत ही करीबी हैं, छोटे भाई हैं विक्रमादित्य सिंह, जो कैबिनेट मंत्री थे, मतलब अब हो गए हैं फिर से एक बार इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है। और उन्होंने दावा कर दिया है कि अब सरकार पर कोई संकट नहीं है। तो वो कह रहे हैं आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। मुझे लगता है कि जो संगठन के लोग वहाँ पहुँचे हैं, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग जो पहुँचे हैं, और खबर ये भी थी कि केसी वेणुगोपाल भी वहाँ पहुँचे हैं, तो इन लोगों ने लग रहा कि इनको याद दिला दिया, इनकी अंतरात्मा भी जगा दी कि भाई संगठन ही महान होता है। विक्रमादित्य जी, और आपके पिता को संगठन इतने सालों तक मुख्यमंत्री बनाए रहा, आपको मंत्री बनाया, आपकी माँ अध्यक्ष हैं पार्टी की, तो अब इससे ज़्यादा बताओ क्या चाहते हो। तो कुल मिला के इनकी अंतरात्मा जगा दी है कांग्रेसियों ने। राजेंद्र चौधरी को बधाई कि कम से कम जो संकट था वो थोड़ा सा निपट गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था दोपहर में, उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। सुक्खू सरकार का संकट वो कह रहे हैं खत्म हो गया है। तो सवाल यही है कि क्या ये सारा संकट विक्रमादित्य, उनकी मां प्रतिभा सिंह का प्रायोजित था? क्योंकि भाजपा के संकट, जो भाजपा का वहां नंबर था, जो वहां भाजपा में नंबर था वो 25 ही था। तो सबसे बड़ा सवाल आज हमने भी इस मंथन कार्यक्रम में ये भी उठाया था कि कांग्रेस अपनों से कैसे बचेगी। राजेंद्र चौधरी, बस एक कट टू कट, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म करेंगे हम जल्दी से। राजेंद्र चौधरी, हिमाचल की जो सरकार थी वो कटघरे में नहीं थी, हिमाचल की जो सरकार थी संकट में नहीं थी। उसका कारण था कि भाजपा के पास सिर्फ 25 हैं, और अगर ये 6 लोग चले भी जाएं तो 34 का आंकड़ा रहता है, 68 से 62 आ जाएगा, 31 पे 32 पे बहुमत हो जाएगी, फिर भी हमारे पास 34 थे ये। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश में जहां प्राथमिकता किसान की होनी चाहिए, युवा की होनी चाहिए, बेरोजगार की होना चाहिए, इस देश में पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े वो होनी चाहिए। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर, चर्चा करेंगे। हैदर अली, एक छोटी सी टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म करेंगे उसके बाद फिर आगे जाएंगे। हैदर अली बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी ये कहा कम कर दिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष, ठीक चौधरी साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष धर्म का अपमान कर रहा है। मैं उनसे विनम्र पूछना चाहता हूं कि क्या नरेश अग्रवाल जी की वो विस्की और रम वाली टिप्पणी भूल गए? मैं सिर्फ विस्की और रम ही कहूंगा जो उन्होंने टिप्पणी की थी। ठीक है, वो भाजपा में, पहले आपकी पार्टी में था प्रभात त्रिपाठी, छोटा सा कमेंट, प्रभात त्रिपाठी एक अंतिम कमेंट। दुर्गेन जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, विधायक आना और जाना लगा रहेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुखिया की कि वो समय रहते हुए अपने अंदर के अंतर को पहचाने और जनता के बीच जो अपनी कनेक्टिविटी है उसको और तेज करें। भाजपा से और मोदी से लड़ने की जगह आप जनता के बीच जाइए, आप भाजपा की पिच पर मत आइए। अभी तो चुनाव के मंच सजे नहीं है, अभी तो 24 का अभी बहुत बड़ा फाइनल होना है, बहुत बड़ा मैच है ये, फिर हिंदू मुसलमान। ठीक है, रतन डोभाल जी एक छोटी सी टिप्पणी 5 सेकंड में। रतन डोभाल जी, बस मेरे पास वक्त नहीं है। दुर्गेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से ऐसे समय में जब हिमाचल तबाही की कगार पर है, उसका पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, लोगों के घर गिरे हुए हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, और ऐसे समय में कांग्रेस के जिन लोगों ने ये संकट वहां खड़ा किया राजनीतिक रूप से अपनी सरकार को, इन लोगों को पार्टी अगर वो वैचारिक रूप से अडिग है, मजबूत है, उनको बाहर निकालने का रास्ता करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, एक ठीक सलाह है आपकी तरफ से। जफर नकवी, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी, हैदर अली, रतन डोभाल साहब, प्रभात त्रिपाठी, आलोक भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
हिमाचल की सरकार का संकट फिलहाल टला है। लगता है मुख्यमंत्री का भी संकट टल गया है क्या, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह इस तरह के कुछ संकेत दे रहे हैं। क्या डील हुई है पता नहीं, लेकिन विपक्ष पर पूरे उत्तर भारत में संकट है। अखिलेश जी सीबीआई के शिकंजे में हैं। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है। जनता तय करेंगे कि क्या खतरे में है, ईमान खतरे में है, आत्मा की आवाज खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।